हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान भाग 25 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 7 फरवरी को, 17 अगस्त को या 14 सितंबर को? तो स्टूडेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 1985 से लगातार प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा 12 जनवरी। इस बार जो 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस, वो मंगलवार के दिन 2021 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस होगा 12 जनवरी है और उस दिन मंगलवार है। हमारा अगला सवाल है, डिएगो माराडोना का संबंध किस खेल से है? 25 अक्टूबर 2020 को डिएगो माराडोना की मृत्यु हो गई थी। ये अर्जेंटीना के एक महान खिलाड़ी थे। इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से, बैडमिंटन से, स्नूकर से या फुटबॉल से? तो मैराडोना का संबंध जो है फुटबॉल से है। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मेंबर थे और इन्होंने सक्रिय भूमिका अर्जेंटीना के विजय में दिलाई थी। तो हमारा उत्तर होगा फुटबॉल। हमारा अगला प्रश्न जो है फुटबॉल। 25 अक्टूबर 2020 को माराडोना की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। ये खिलाड़ी थे अर्जेंटीना के। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r तथा उसका व्यास d हो तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई d स्क्वायर, 2 पाई r या 2 पाई d? तो हमारा उत्तर होगा 2 पाई r या पाई d भी हो सकता है। हमारा उत्तर पाई d। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने, पी चिदम्बरम ने या मोरारजी देसाई ने? तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जो है मोरारजी देसाई को जाता है। इन्होंने 10 बार भारतीय संसद में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें 8 जो थे पूर्ण बजट थे और 2 आंतरिक बजट थे। ये भारत के वित्त मंत्री बनाए गए 1958 में और 1958 से 1964 तक इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद फिर 1967 से 1970 तक इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरा नंबर जो है पी चिदम्बरम का है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, 10 बार, जिसमें 8 पूर्ण बजट था और 2 जो था अंतरिम बजट था। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के बालसाड जिले में हुआ था। बाद में 1977 में भारत की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के ये प्रधानमंत्री बने। पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट प्रस्तुत किया। प्रणब मुखर्जी ने 6 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 तक 5 बार बजट प्रस्तुत किया था। तो हमारा उत्तर होगा मोरारजी देसाई।
अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, रामायण, बाइबल या कुरान? तो वाल्मीकि के रचित रामायण में जो श्लोक है उनकी संख्या 8800 है। महाभारत में यह संख्या लगभग 1 लाख है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, इसका एक नाम जय संहिता भी है। तो हमारा उत्तर होगा महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत, उत्तर होगा महाभारत। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, 78 सेकेंड या 91 सेकेंड? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, जबकि वंदे मातरम को गाने में 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है और 65 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड का मतलब है 65 सेकेंड। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम को लिखा था। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को। और गाने में समय लगता है 65 मिनट, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। 65 सेकेंड होगा, सॉरी 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। पैंसठ सेकेंड। अगला सवाल है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? चरक को, अश्वघोष को, पाणिनि को या नागार्जुन को? अश्वघोष ने हर्षचरित्र की रचना की थी। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है, शून्य की खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। चरक जो थे, इनका संबंध जो था आयुर्वेद से था, जबकि पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण, इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे संस्कृत व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा पाणिनि। पाणिनि। इनके जीवन काल के बारे में ऐसा कहा जाता है, विभिन्न लोगों का मत है कि इनका जन्म चाणक्य के बाद हुआ था, यानी 200 ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 8, बाढ़ को रोकने के लिए पहली बार बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में? तो देखते हैं, 1953-54 में पहली बार भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कोसी परियोजना के संबंध में एक बराज बनाने के लिए, 1160 मीटर लंबा एक बराज बनाने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया। 1955 में कोसी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की, जबकि 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कोसी परियोजना का शुभारंभ किया था। तो हमारा उत्तर होगा, कोसी परियोजना की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 1954 में नेपाल के साथ समझौता हुआ, 53-54 में, 55 में इसका शिलान्यास किया गया और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, मैंगनीज, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 तो दे देगा पोटेशियम,
उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी होगी, +2, +4, +7 या +5? तो +7 होगी। ऑक्सीकरण स्टेट के मामले में मैंगनीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को धारण कर सकता है, या +2 को भी धारण करता है, 3 को भी करता है, 5 को भी करता है और 7 को भी करता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ये दे सकता है। तो हमारा उत्तर होगा +7। ESA कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोप की, फ्रांस की, जर्मनी की या इटली की? ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। स्थापना कब हुआ? 30 मई 1975। फुल फॉर्म होगा इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। तो हमारा उत्तर होगा यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, यूरोप की। प्रश्न संख्या 11 को हम स्टूडेंट अब देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 क्या है? हाँ, तो स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में, 1176 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, 1179 ईस्वी में? तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, भारत के मुल्तान पर। मुल्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान के अधीन है। हमारा उत्तर होगा 1175 में। 1176 में भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था और भारत से उसे भगाया था। तो हमारा उत्तर होगा 1175 ईस्वी में। 75 ईस्वी में कहाँ किया था? मुल्तान पर। मुल्तान पर। मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है। बिहार के प्रश्न संख्या 12। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? मुकेश साहनी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी या मंगल पांडे? तो वर्तमान एनडीए सरकार जिसका गठन 16 नवंबर 2020 को हुआ है, उसमें मंगल पांडे को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को इस विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मुकेश साहनी को मत्स्य पालन विभाग और जल संसाधन विभाग दिए गए हैं। नहीं, मत्स्य पालन विभाग दिया गया है, जबकि विजय कुमार चौधरी वर्तमान सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इसके पहले वाले एनडीए की सरकार में और महागठबंधन की सरकार में विजय कुमार चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो हमारा उत्तर होगा विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म को पहली बार कहाँ प्रदर्शित किया गया था? बॉम्बे, वर्तमान में इसे मुंबई कहा जाता है, चेन्नई, पुणे या कोलकाता? तो 1913 में प्रदर्शित होने वाली भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को मुंबई में प्रदर्शित किया था वाटकिंस होटल में। मुंबई और जगह था वाटकिंस होटल। उन्नीस 1913 में यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी, राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल है, किस ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने का दुगना हो जाएगा? तो देखते हैं, ऑप्शन है 4%, 5% की दर से, 6% की दर से या 3.33% की दर से। तो देखते हैं, माना कि मूलधन बराबर
मूलधन बराबर 100, दुगना यानी मिश्रधन बराबर 200, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर होगा ब्याज गुने 100 यानी 100 गुने 100, और मूलधन कितना है 100 रुपया, तो 100 और समय दिया गया है 20 वर्ष, 100 से 100 कैंसिल, 20 पचे 100, यानी हमारा उत्तर जो होगा वह 5% होगा, 5%। अगला सवाल है अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय या अम्लीय। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, हमारा उत्तर होगा अम्लीय, अम्लीय, एसिडिक होता है अम्लीय। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 16 क्या है। प्रश्न संख्या 16 है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है वोल्ट में, ओम में, एम्पियर में या कूलॉम में। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, ओम में मापा जाता है, हमारा उत्तर होगा ओम। इसका संकेत होता है ओम। सूखा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो सूखा रोग यानी रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें बच्चे का शरीर जो है बहुत ही पतला हो जाता है, हड्डियां निकल जाती हैं, पेट निकल जाते हैं और बाल जो है और रूखा रूखा हो जाता है। तो रिकेट्स यानी सूखा रोग का कारक है विटामिन डी, विटामिन डी। अगला सवाल है इनमें से कौन जल जनित बीमारी नहीं है, यानी जल से होने वाली बीमारी नहीं है, टाइफाइड, पीलिया, हैजा या रिकेट्स। तो टाइफाइड, पीलिया और हैजा ये तीनों जो हैं जल से होने वाली बीमारियां हैं, जबकि रिकेट्स जो है एक अभाव जनित रोग है, यह विटामिन डी की कमी से होती है। तो हमारा उत्तर होगा रिकेट्स, रिकेट्स। अगला सवाल है त्रिवेणी नहर कहाँ है, चंपारण में, सारण में, पटना में या गया में। तो 1909 में गंगा के गंडक के बाएं किनारे वाले तटबंध से चंपारण में एक नहर निकाली गई थी जिसकी लंबाई तकरीबन 100 किलोमीटर है और इस नहर का नाम दिया गया था त्रिवेणी नहर। स्थापित हुआ था 1909 में, इसका कार्य शुरू हुआ था। तो उत्तर होगा चंपारण में, चंपारण में। और इस नहर की लंबाई जो है 100 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1909 में, इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1909 में। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन भस्म नहीं है, यानी बेस नहीं है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZNO यानी जिंक ऑक्साइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा उत्तर होगा ये तीनों के तीनों क्षार हैं, भस्म हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड एक लवण है। तो हमारा उत्तर होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ये महासागर और सागर में पाया जाने वाला सामान्य लवण है। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया और उसके यथावत विवेचन करने की हमने कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर हमारी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए हम आपको बाय बाय करते हैं।